अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद देता है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई फर्जी मुकदमों में उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं। कल वीडियो आ गया शाम को और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री तो कपड़ा देख के पहचानने में माहिर है, तो आप क्यों नहीं देख के पहचान रहे हैं कि कौन है। जो अमित शाह की मिनिस्ट्री में उनका असिस्टेंट मिनिस्टर होगा, आप उस गुंडे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। गृह मंत्री गुंडा, उसके असिस्टेंट गुंडे, तो गुंडागर्दी तो होगी। अब मुझे लगता है कि मीडिया के अंदर जो लोग एंकरिंग कर रहे हैं या जो लोग चैनल के मालिक हैं, ना वो तो किसान हैं, ना तो वो खेती करते हैं, ना दलित हैं, ना पिछड़े हैं, ना आदिवासी हैं। तो इनको तो ये बल्कि मज़ा लेते हैं, जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान मारा जाता है तो उसके मज़े लेते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो अत्याचार किए हैं उसका हिसाब भी तो लेना है। दलित इतना कमज़ोर नहीं, बदला लेगा। ये पाषाण काल नहीं है कि कोई ठाकुर साहब सत्ता में बैठ जाएंगे और नाप देंगे किसी दलित को। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के आतंकवादी व राज से छुटकारा दिलाने के लिए काम करना, ये आतंकी राज है। कैसे एक किसान को, मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो कौन नेता लोग थे पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। कहानियाँ ही सुनते थे या सच में होते थे जो नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया करते थे। योगी आदित्यनाथ जैसा बेशरम और घटिया मुख्यमंत्री मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हेलो एंड जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं दलित डेस्क। हमारे साथ अभी आरएलडी के बड़े नेता हैं प्रशांत कनौजिया। पहले पत्रकार रहे, एक लंबे समय तक पत्रकारिता करी और पत्रकारिता करते समय भी जो है सरकार ने काफ़ी प्रयास किया उन्हें रोकने का, आवाज़ उठाने का। उसके बाद अभी राजनीति में आए हैं, बड़े नेता हैं आरएलडी के। उनसे बात करेंगे। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है दलित डेस्क। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। प्रशांत, सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा वो ये है कि मौजूदा समय में जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, अभी लखीमपुर खीरी का हमने सबने देखा है किस तरीके से वो पूरे मामले को दबाया जा रहा है। लगातार कोशिश कर रही है, मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं आया उस पर। मतलब एक 8 लोगों 9 लोगों की मौत हो जाती है और उस पर ना कोई संवेदना प्रकट करता है, कोई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैं। तो कैसी राजनीति चल रही है? देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पहले तो ये बात को समझ लेना चाहिए कि ना तो इन्होंने कभी खेती की है, ना इनका तो कभी परिवार है। तो इन्हें पता ही नहीं है कि परिवार का जब कोई व्यक्ति की देहांत होता है या उसकी हत्या होती है तो किस तरीके का दर्द परिवार झेलता है या किस तरीके की पीड़ा से गुजरता है पूरा समाज। तो जिस तरीके की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं, ठोक दूंगा, मार दूंगा, ये उसी राजनीति का एक तरीके से देखा जाए तो एक दृश्य है जो वो दिखाने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद देता है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई फर्जी मुकदमों में उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ कितने बड़े घनघोर जातिवादी हैं। और जो मंत्री है, क्या नाम है उनका, अजय मिश्रा, उनका बेटा आशीष मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं तो इंतजार कर रहा था, कल मुझे तो सोचा आज की खबर में छपा होगा कि आशीष मिश्रा का इनकाउंटर हो गया, गाड़ी पलट गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये बताता है कि ये जो कानून व्यवस्था है ये सिर्फ वंचितों के लिए है, दलितों के लिए है, किसानों के लिए है। सत्ता में बैठे लोग अभी भी मलाई खा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम इनको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक न महिला सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न किसान, न मजदूर सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि मतलब मैं उस समय मौजूद ही नहीं था यहाँ पर, मैं था ही। कल वीडियो आ गया शाम को और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री तो कपड़ा देख के पहचानने में माहिर हैं, तो आप क्यों नहीं देख के पहचान रहे हैं कि कौन है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आशीष मिश्रा गाड़ियों से किसानों को हत्या कर रहे हैं। अब ये देखने के बाद भी अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है तो मुझे लगता है उनके ऊपर एक विशेष अनुकंपा है और वो संविधान की श्रेणी से बाहर लगता है, निकल गए। तो अब जो अमित शाह की मिनिस्ट्री में उनका असिस्टेंट मिनिस्टर होगा, आप उस गुंडे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। गृह मंत्री गुंडा, उसके असिस्टेंट गुंडे, तो गुंडागर्दी तो होगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम मीडिया की भी बात करें तो मीडिया का जो पूरा व्यवहार है वो बदल जाता है जब किसानों की बात आती है, जब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की बात आती है तो मीडिया का पूरा जो रवैया है वो चेंज हो जाता है। देखिए, मीडिया इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया में है कि डाइवर्सिटी के ऊपर कोई बात नहीं करता। मीडिया के अंदर किन लोगों का प्रतिनिधित्व है, मीडिया के अंदर कितने दलित हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एडिटर कौन हैं, कौन मालिक है चैनल का, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब मुझे लगता है कि मीडिया के अंदर जो लोग एंकरिंग कर रहे हैं या जो लोग चैनल के मालिक हैं, ना वो तो किसान हैं, ना तो वो खेती करते हैं, ना दलित हैं, ना पिछड़े हैं, ना आदिवासी हैं। तो इनको तो ये बल्कि मज़ा लेते हैं,
जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान मारा जाता है तो उसके मज़े लेते हैं, और इनका परिवार का तो कोई लेना देना है नहीं। तो जब तक मुझे लगता है मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक ना दलितों की बात होगी। और मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में आज देखा जाए, सोशल मीडिया का एक पावर है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज दलित पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठती। और जो अल्टरनेटिव सब अल्टरनेट मीडिया है, मुझे लगता है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है कि पूंजीवादी मीडिया को, जो ये मनुवादी मीडिया तो हम लोग इसको कहते हैं, मनु स्ट्रीम मीडिया भी है और मनी स्ट्रीम मीडिया भी है, तो इसको कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है मुझे लगता है जो अल्टरनेट और सब अल्टरनेट मीडिया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक बाइनरी टूटेगी। और मुझे लगता है कि आज मुझे जब कोई खबर देखनी होती है तो मैं सब अल्टरनेट मीडिया पर ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एक निष्पक्ष भाव से, एक दर्द के भरे भाव से हमारे समाज की खबर दिखाते हैं। बाकी लोग तो मज़े और ठाके लगाते हैं। एक बाइनरी लोगों ने बना रखी है कि गोदी मीडिया को तो कॉल आउट करते हैं, सब लोग गोदी मीडिया को कॉल आउट करते हैं। एक बहुत ही लिबरल चैनल है, उन्होंने भी ये जब स्टोरी ब्रेक हुई लखीमपुर वाली, तो लिखा वायलेंस एट फार्मर्स प्रोटेस्ट। देखिए, गोदी मीडिया सभी गोदी मीडिया है, जो पूंजीवाद के धागे से बंधा हुआ है वो सभी मोदी मीडिया है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेता है कुछ लोगों का, ये मार्केट है। जैसे टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ ने एक चैनल पर राहुल शिवशंकर और नाविका को बिठा रखा और दूसरे पर फेयर डिसोजा को बिठा रखा। तो ये मार्केट है, आपको कैंसर भी बेचना और अस्पताल भी बनाना है। तो ये उसी क्रम में एक तरीके से आप मुझे मालूम है आप जिस चैनल का नाम ले रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो लिबरल का जो चोला है, बेजुबानों की हाँ, वो दरअसल लिबरलों का लिबास ओढ़कर वो अपनी उसी मनुवादी मंशा को कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो लोग मुझे लगता है अब दलितों ने तो वो भी देखना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि नेशनल दस्तक है, दलित दस्तक है, मुक नायक है, शूद्रा है और तमाम होंगे, दलित नेशनल दस्तक है, ऐसे तमाम सबल्टन मीडिया काम कर रहे होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, पर मुझे लगता है वो सच में भारत की पत्रकारिता के जो बीड़ा है अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता का काम ही होता है, जब भी हम पत्रकारिता करते थे हमें लगता था कि जो वॉइसलेस हैं उनकी बात करना। सरकार के पास तो पीआईबी है और तमाम अंबानी तो लगभग देश का 80% मीडिया कंट्रोल करते ही हैं। वो 20% जो मीडिया की बात हो रही है, जो अभी भी कहीं किसी तरह से फ्रेगमेंटेड है और उसकी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि सबल्टन की आवाज़ उठ जाए, दलितों की आवाज़ उठ जाए, हाथरस की बेटी की आवाज़ उठ जाए, कोई सिवर में गिर के मर गया उसकी आवाज़ उठ जाए। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको मीडिया जो है वो तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो टीआरपी के खेल में है, वो डेली सोप के धंधे में है। तो जो डेली सोप का धंधा है और जो न्यूज़ का बिज़नेस है, उसमें बहुत तरीके का अंतर है। अगर किसानों की भी हम बात करें तो किसानों की बहुत बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी, उनको भी अगर मीडिया ने देखा तो सिर्फ जाटों के नेता तक सीमित कर दिया है। कोई बड़ा नेता आता है तो डॉक्टर अंबेडकर को भी दलित नेता कहकर वो सीमित कर देते हैं, या ज़्यादा करो तो संविधान निर्माता कह देते हैं। तो ये एक जानबूझकर वो लोग करते हैं या नासमझी में ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी या अंबेडकर साहब के साथ ही नहीं, बल्कि उन सभी जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं उन सभी के साथ ये समस्या है। जैसे कि मुलायम सिंह यादव है, यादवों का नेता बनाया, लालू यादव को यादवों का नेता बनाया, उसके बाद आप नीतीश कुमार को कुर्मियों का नेता बनाया, और मायावती जी को दलितों का नेता बनाया, फिर दलितों में भी बाइफोकेट करके कहा कि ये चमारों की नेता हैं। तो चौधरी चरण सिंह को जाटों का नेता कहा। और मुझे लगता है कि इस बात को समझ लेना चाहिए कि मीडिया का एक षड्यंत्र है। जब भी पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से, एससी एसटी समाज से कोई नेता उभरेगा, उसको जातीय एक तरीके के फ्रेमवर्क में बांधना उनका मेन मुद्दा होता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह का मुझे याद है कि वो जब अपने जीवन के आखिरी पल में थे, वो एक बात कहते थे कि मेरे कैबिनेट में सिर्फ एक जाट मंत्री था, वो भी राज्य मंत्री, फिर भी उन्हें जाट नेता कहा जाता था। और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में 14 ब्राह्मण मंत्री थे, फिर भी वो ब्राह्मण नेता नहीं होकर देश की नेता होती थी। तो इस तरीके की बाइनरी से बचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जितना इस देश के अंदर आर्थिक सामाजिक विकास पिछड़ों ने किया, उतना कोई नेता नहीं कर पाया। लालू यादव के राज में बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय बने। इस बात को कोई कितना भी खारिज करने की कोशिश करे, पर लालू यादव वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। जो 90 के दशक के बाद, मंडल के बाद जो बिहार की संरचना तैयार हुई, वो उसमें लालू यादव का बहुत बड़ा रोल था। और चौधरी चरण सिंह जी कर्पूरी ठाकुर को लाए,
और कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो चाहते थे कि जो सबअल्टर्न पॉलिटिक्स है, और कर्पूरी ठाकुर ने मंडल कमीशन से पहले ओबीसी को लागू करने का काम किया, ओबीसी आरक्षण। तो यही बताता है कि जो पिछड़े समाज से जब भी कोई पिछड़ा दलित, या वो चाहे सिर्फ नेता ही नहीं, वो जब प्रोफेसर भी बनता है तो लाजवाब बनता है, और डॉक्टर भी बनता है तो बड़ा लाजवाब बनता है, क्योंकि वो कॉन्शियस होता है कि उसके ऊपर पूरे समाज का एक तरीके से जो इमेज है वो टिका हुआ है, इसलिए वो बहुत कॉन्शियसली और बेहतर काम करता है। हालांकि ये लोग नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन ये बोलते हैं कि कोई दलित है वो कैंची छोड़ देता है, तो इनसे पूछिए ना कौन सा ऐसा दलित, उस डॉक्टर का नाम तो बताइए जिसने। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे, कोई रिपोर्ट नहीं है, एक ठगा हुआ एक नैरेटिव पेश किया जाता है ताकि डिमोनाइज किया जा सके। आज आप देखिए सफदरजंग के अंदर जो सबसे टॉप का जो दिल्ली के अंदर हार्ट सर्जन है वो दलित है। महाराष्ट्र के अंदर आप चले जाइए, जो भी टॉप का सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो सारे दलित हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस हैं अपने समाज के प्रति। क्योंकि एक ठप्पा रहता है ना, लोग प्रेशर है कि अगर कुछ कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक, अगर जर्नलिस्ट भी है तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कह देंगे आरक्षण। तो वो इस बात को समझता है दलित पिछड़ा, लालू यादव हो, मुलायम हो, चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो स्टैलिन हो, वो जितने भी, चाहे वो हमारे जितने भी ओबीसी नेता, पिछड़े नेता, या मायावती हों, वो जब भी सत्ता में आएंगे वो कभी ना कभी बेहतरी करने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने सहा है बचपन से। जो दंस की बात हम करते हैं अक्सर, वो जो सहा होगा वही बेहतर करेगा। प्रशांत, आप पत्रकार रहे काफ़ी समय तक, आपने पत्रकारिता की। बतौर पत्रकार रहते हुए आपको 2 बार गिरफ्तार किया जाता है, और दोनों बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो 2 बार आपकी गिरफ्तारी हुई, काम करने से रोका गया, क्या हम कह सकते हैं कि उस वजह से जो आपका राजनीति में आना हुआ, एक उसका अहम पॉइंट उसको भी हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं इस बात में वो नहीं करूँगा कि राजनीति में आने का प्रमुख कारण ही ये था कि सरकार लगातार हमला कर रही है, और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं कर रही है, उन सभी पे कर रही है जो बोलने का काम कर रहे हैं, जो लिखने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उतरेगा कौन? हम नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि जो नेता कभी ज़िंदगी में पत्रकारिता नहीं किया या फ्रीडम ऑफ स्पीच की भाषा को नहीं समझता, वो जब सत्ता में नहीं आएगा तो वो कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुनिश्चित करने का काम करेगा? तो किसी न किसी को आना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो अत्याचार किए हैं उसका हिसाब भी तो लेना है। दलित इतना कमज़ोर नहीं, बदला लेगा। ये पाषाण काल नहीं है कि कोई ठाकुर साहब सत्ता में बैठ जाएंगे और नाप देंगे किसी दलित को। अभी तो ये 6 महीना है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जैसे लोकसभा में रोए थे, अभी विधानसभा में भी रोना है, तो बस 6 महीने की बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव की जो पूरा किसान आंदोलन रहा है, जिस तरीके से 10 महीने 11 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। पहले बारिश आई, तूफान आई, आंधी आई, सर्दियाँ आई, और अब गर्मी है पूरी। तो जो उसके बाद अब लखीमपुर खीरी का जो पूरा मामला हुआ है, किसान आंदोलन का कितना अहम योगदान रहेगा जो आने वाले चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव? देखिए, किसान हमेशा से राजनीति में बहुत ही रेलेवेंट एक एलिमेंट रहा है, लेकिन उसको कितना तवज्जो दिया जाए इस पर मीडिया खेलता है। बेसिकली मीडिया बनाता है कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम कर आया हूँ, किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और किसान सिर्फ इसलिए नहीं नाराज़ है कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, बल्कि किसान इसलिए भी नाराज़ है कि 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है बॉर्डर पर। उसको लेकर प्रधानमंत्री के मन में, शिखर धवन के उंगलियों में जब चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये जो किसान हैं, ये जब शहीद होते हैं तो इनके लिए तो प्रधानमंत्री कोई ट्वीट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री हैं या अडानी अंबानी के नौकर हैं, तो उसमें वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान इसका जवाब देने जा रहा है 2022 में। हमें पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ को वापस उसी मठ में कैद करने का काम करेंगे। अभी जयंत चौधरी जी गए लखीमपुर, वो होकर आए हैं, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ माहौल है वहाँ पर किसानों? जी, बहुत दुख। पूरा सिर्फ उसी घर में नहीं, जिस घर में मृत्यु हो वो घर छोड़कर अब देखें तो पूरे प्रदेश में एक रोष है, पूरे देश में एक रोष है कि कैसे एक जाहिल, एक गुंडे, 2 कौड़ी के गृह राज्य मंत्री ने, उसके 2 कौड़ी के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी रौंद दी। तो ये सब दुनिया देख रही है। ये भारत को बेशर्मी सहनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वरना वो जवाब दे नहीं पाएंगे कि कैसे उनके मंत्री के बेटे ने इस तरीके की हरकत की। और पूरा देश दुखी है, और उनको लग रहा है कि आगे से ये एक प्रेसिडेंट भी बनेगा, कि आगे कोई मंत्री का बेटा या कोई मंत्री ही, योगी आदित्यनाथ ही किसी दिन गाड़ी लेकर सिंघू बॉर्डर पर चढ़ा दें या किसी गाजीपुर बॉर्डर पर चढ़ा दें, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो नॉर्मल चीज़ है। तो किसान, ये मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है और तीव्र होगा और तेज़ होगा।
अब सिर्फ ये किसानों की बात नहीं रह गई, अब ये छात्र, युवा, जवान और महिलाओं की भी बात हो गई। ये अगली पीढ़ी की बात है, क्योंकि जिस दिन किसान बिरादरी बर्बाद हुई, सारे मजदूर हो जाएंगे, और फिर मजदूरों की कितनी आमदनी होती है ये सब जानते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस देश का जो जनमानस है, जनसंख्या है, ये 2 वक्त की रोटी को ही विकास माने, उसके ऊपर को ये लग्जरी माने। जैसे जिस दिन इसको 3 रोटी मिल गई वो लग्जरी माने। मुझे लगता है कि अब देश समझ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि धर्म बचाना, अरे धर्म बाद में बचाना भाई, पहले अपना घर बचा ले। तेरा बेटा भूखा मर रहा है, तेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, तेरी बेटी को कब बलात्कार हो जाए और योगी आदित्यनाथ का विधायक कर दे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, जो आसाराम जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुझे लगता है अब ये देश बचाने की बात है। अब 2022 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह गया, ये इट्स लाइक 1947 का जो इलेक्शन, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के आतंकवादी राज से छुटकारा दिलाने के लिए काम करना। ये आतंकी राज है। कैसे एक किसान को, मुख्यमंत्री को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए? वो कौन नेता लोग थे पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। कहानियाँ ही सुनते थे या सच में होते थे जो नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया करते थे? योगी आदित्यनाथ जैसा बेशरम और घटिया मुख्यमंत्री मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आप हाथरस गए हैं, कई बार गए हैं, हाथरस का दौरा आपने किया है। किस तरीके की वहाँ से लोगों से आपको सुनने का मिला? क्या प्रक्रिया रही परिवार की? देखिए, जो परिवार है आज भी कैद है, वो एक ओपन जेल में रहने को मजबूर है, और जो सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, वो सुरक्षा अगर हट जाए तो 24 घंटा भी परिवार ज़िंदा नहीं रहेगा। मैं परिवार से काफ़ी बार मिला और एक तरीके से डरा और सहमा नज़र आता है। और सरकार ने जो उससे सरकारी नौकरी का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया, और आवास का भी वादा पूरा नहीं किया। तो सरकार का ये दिखाता है कितनी सीरियस हैं ये दलितों के लिए। आपको याद होगा, एप्पल का एक कर्मचारी थे कोई तिवारी जी, उनको पुलिस ने हत्या कर दी। उनकी बीवी को 1st ग्रेड की नौकरी दी गई, सारा मुआवजा दिया गया विदिन अ वीक। तो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ कितने संवेदनशील है दलितों के लिए। तो दलितों को अगर आप इतना कचरा समझ रहे हो तो दलित आपको भी कचरे में मिला देगा। कचरा, उनके घर के बाहर पूरा एक कचरे का ढेर बना दिया है। जो पिता हैं वो कहते हैं कि हम तो अछूत पहले से थे, लेकिन इस घटना के बाद 1 साल में हम और कहीं ज़्यादा अछूत हो गए। बहुत ज़्यादा अछूत हो गए हैं। वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं शादी में नहीं जा सकते, कहीं रिश्तेदार से नहीं मिल सकते। पूरी एक बटालियन CRPF की एक पूरी कंपनी उनकी सुरक्षा में खड़ी है। मतलब ये बताता है ग्रेविटी की कितना खतरा है परिवार के लिए। आज भी परिवार के, आज भी गाँव के ठाकुर उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। जेल के अंदर, कोर्ट में उनकी वकील को धमकाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सबको दिख रहा है ना कि अब सरकार, और आप देख लीजिएगा 2022 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ सुरक्षा हटा लेंगे परिवार की, और परिवार को मरने के लिए छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ इज़ हिमसेल्फ अ पैरासाइट। इस पैरासाइट से जब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगा, कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है। आप लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि अभी जो किसान हैं और दलित पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो साथ में आ गए हैं? देखो, अब सब लोग समझ रहे हैं, एक गैप था, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हम साथ नहीं आए तो कुछ जो तबका है, वो जो लोगों को कीड़े मकोड़े समझता है, वो देश पर कब्जा कर लेगा। और एक बार पूंजीवाद इस देश पर हावी हो गया तो सबसे पहला नुकसान जो होगा वो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं का होगा। और ये जो धर्म की सत्ता लाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदुत्व का राज बनाना चाहते हैं, वो ये नहीं समझते कि, और जो महिलाएं इसका समर्थन करती हैं, मुझे उन पर तरस आता है, क्योंकि जिस दिन भी धर्म की सत्ता स्थापित होगी सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होगा। तालिबान उसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है कि जब से तालिबान आया है वो कुछ भी करे, दैट इज़ वो जस्टिफाई नहीं करे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। तो जब भी धर्म की सत्ता स्थापित होगी, सबसे बड़े जो इसमें प्रताड़ित होंगी वो महिलाएं होंगी। तो ये महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो BJP के खिलाफ लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमसे बात करने के लिए। जय भीम।